हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पढ़ रहे थे और मैंने बताया था कि एम्ब्रियो के अंदर, डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो दूसरी कोशिकाओं को प्रेरित करती हैं किसी ऑर्गन को बनाने के लिए। तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो इस एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में जो है स्पीमैन नामक साइंटिस्ट ने एम्ब्रियो में कई प्रयोग किए। उन्होंने एम्ब्रियो को दो भागों में बांट कर बीच में से रस्सी बांधकर उस पर प्रयोग किए और अपने प्रयोगों को बताया। और इस प्रकार एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में इन प्रयोगों से ये स्पष्ट हुआ कि दो प्रयोग उन्होंने किए, उनसे ये स्पष्ट हुआ कि इनका जो विभिन्न परिणाम है वो प्राप्त होने का कारण है ग्रे क्रिसेंट। कुछ इस प्रकार का प्रभाव परिवर्तित होते भ्रूण पर डालता है। जो ग्रे क्रिसेंट है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो पर इस प्रकार प्रभाव डालता है कि भ्रूण की विभिन्न कोशिकाएं ठीक से संगठित होती है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए कि वास्तव में भ्रूण की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं को कोई विशेष संरचना बनाने के लिए प्रेरित करती है, स्पीमैन ने ट्रांसप्लांटेशन प्रयोग किया। ट्रांसप्लांटेशन में उन्होंने क्या किया, एक भ्रूण का कोई अंश काटकर दूसरे भ्रूण पर प्रतिरोपित कर दिया। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं के एम्ब्रियो से विभिन्न भागों को अन्य भ्रूणों में घाव बनाकर ट्रांसप्लांट कर परीक्षण लिए और उन्होंने देखा कि ग्राफ्ट प्रतिरोपित अंश जो है किस प्रकार आतिथ्य से प्रभावित होकर कैसे उसे प्रभावित करता है। तो ट्रांसप्लांटेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। ये इस तथ्य पर निर्भर होता है कि डोनर जंतु या एम्ब्रियो कौन है तथा ग्राही जो कि उससे लेगा वो कौन है। उदाहरण के लिए जब एक भ्रूण से एक अंश काटकर उसी भ्रूण में अन्य प्रतिरोपित कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट। यदि एक ही जाति के एक भ्रूण से दूसरे में जंतु प्रतिरोपण किया जाए तो उसे हम कहते हैं होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट। यदि एक ही जीनस की दो जातियों के भ्रूणों के बीच प्रतिरोपण हो तो इसे हम कहते हैं हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट। यदि दो दूर के संबंधों वाली जातियों के बीच प्रतिरोपण हो तो इसे जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। विभिन्न प्रकृति के ग्राफ्ट रंजन प्रकृति में भिन्न होने के कारण भविष्य में विभिन्न प्रकार से रंजित होते हैं। अतः पता लगा जा सकता है कि कौन सा भाग जो है प्रतिरोपित ग्राफ्ट से विकसित हुआ है तथा कौन सा ग्राही से परिवर्तित हुआ है। तो स्पीमैन मैनगोल्ड ने विषम रोपण प्रयोग में न्यूट की एक जाति टाइटुनस क्रिस्टेटस के प्रारंभिक गैस्ट्रुला से ब्लास्टोपोर के डोर्सल लिप का एक अंश दूसरी जाति टाइटुनस टीनेटिस की गैस्ट्रा में पार्श्व ओस्ट या लेटरल लिप के स्थान पर प्रतिरोपित कर दिया। जब उसका डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट के बाद ये पाया गया कि जो रेसिपिएंट एम्ब्रियो है उसमें प्रतिरोपण के स्थान पर लगभग संपूर्ण द्वितीयक एम्ब्रियो और पनप गया। एक एम्ब्रियो मतलब और पनप गया। इस द्वितीयक भ्रूण में शीर्ष का अग्रभाग नहीं था परंतु कर्ण के अध्यावशेष शीर्ष के पिछले भाग की उपस्थिति को इंगित कर रहे थे। इस भ्रूण में प्रसरज्जुवृत्त कोशिकाएं वे आंत पाई गई। द्वितीयक भ्रूण के इन भागों के परिवर्धन में न सिर्फ ग्राफ्ट की कोशिकाएं पाई गई वरन इनमें होस्ट की कोशिकाएं भी थी। तो ये स्पष्ट है कि यदि ग्राफ्ट न होता तो द्वितीयक भ्रूण प्रकट न होता। अतः ये कहा जा सकता है कि ऊर्ध्वोत्तर का ये भाग लगभग संपूर्ण भ्रूण के संगठन को प्रेरित करता है। अतः स्पीमैन ने इसे ऑर्गेनाइजर या प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का नाम दिया। हम जान चुके हैं कि एक संगठक विदलन प्रारंभ होने से पहले ही युग्मनज के ग्रे क्रिसेंट भाग में अवस्थित होता है, इसलिए भ्रूण के जिस भाग में ये ना आ पाए उससे परिवर्तित होने वाली कोशिकाएं संगठित नहीं हो पाती। तो ये ग्रे क्रिसेंट जिस भाग में नहीं आता उसमें ये कोशिकाएं संगठित नहीं होती तथा एक बैली पीस के रूप में विकसित होती है। इस संगठक भाग को स्पीमैन के सम्मान में स्पीमैन का प्राथमिक संगठन या स्पीमैन प्राइमरी ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। इसे न्यूरल प्रेरक या न्यूरल इंडक्टर भी कहते हैं। पहले ये संगठक यूरोडेल एम्फीबिया के जंतुओं में खोजा गया था परंतु शीघ्र ये ज्ञात हुआ कि अन्य कशेरुक जंतुओं में भी ये जो है आदान छत्र की यही प्रभाव दिखाती है। अन्य शोधकर्ताओं के कार्य से भी ज्ञात हुआ कि जंतुओं के भ्रूण में इस प्रकार के प्राथमिक संगठक ही नहीं वरन अन्य संगठक भी मिलते हैं जो अन्य अंगों जैसे लेंस, कार्निया आदि के परिवर्धन को प्रेरित करते हैं। इन्हें हम सेकेंडरी टर्शरी संगठक ऑर्गेनाइजर नाम दिए गए। इस प्रकार ये आपको चित्र में दिया गया है किस प्रकार से जो है इनमें संगठक होता है। इस प्रकार भ्रूणीय परिवर्तन ऐसे प्रेरण की श्रृंखला है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस संगठक को प्रेरित करने वाले ऊतकों या इंडक्टर कहा जाता है। प्रेरक द्वारा प्रदर्शित प्रभाव को इंडक्शन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या डिपेंडेंट डिफरेंशियल या एम्ब्रियोनिक डिफरेंशिएशन कहते हैं।
प्रेरण से प्रभावित होने वाले ऊतक रेस्पॉन्सिव टिश्यू कहलाते हैं। इसके बाद बेडिंगटन ने प्रेरण के स्थान पर इवोकेशन यानी आवाज काम में लेने का प्रयोग किया। उस पदार्थ को मतलब रासायनिक पदार्थ को जो प्रेरण करता है उसे हम इवोकेटर नाम दिया गया। इस प्रकार प्रेरण एक ऐसी संरचना विकास प्रभाव है जिसे भ्रूण का एक ऊतक रासायनिक उद्दीपन के रूप में भ्रूण के किसी भाग को भेजकर उसे विशिष्ट संरचना बनाने को प्रेरित करता है। ये संरचना बिना प्रेरण के उत्पन्न नहीं होती। तो इस प्रकार इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। दूसरे शब्दों में भ्रूण के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर विभेदन के लिए डाला गया प्रभाव ही इंडक्शन कहलाता है। तो स्पीमैन द्वारा खोजे गए प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को प्राथमिक संघटक कहा गया। प्राथमिक संघटक जिस ऊतक का प्रेरण करता है वह स्वयं किसी अन्य ऊतक का प्रेरण कर सकता है। इसे सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर भी कहा जा सकता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में इस प्रकार प्रेरण की श्रृंखला देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ऑप्टिक रीजन का प्रेरण करता है और ऑप्टिक रीजन जो है वो ऑप्टिक का स्वयं सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर की तरह कार्य करता है। ड्रग चालक के ऊपर की बाह्य चर्म को लेंस के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। इस लेंस जो है वो टर्शरी ऑर्गेनाइजर की तरह कार्य करते हुए कोर्निया के निर्माण को प्रेरित। तो इस प्रकार एक तरह की कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को, दूसरी तीसरी को, इस प्रकार से जो है एक दूसरे को प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार ये भी पाया गया है कि प्रेरक ऊतक में क्षेत्रीय विशिष्टता भी मिलती है। उदाहरणार्थ रूफ ऑफ आर्केंटोन को द्वितीयक भ्रूण का प्रेरक या प्राइमरी संघटक माना जाता है, परंतु इसका समस्त भाग ये कार्य नहीं करता। इसके मुख्य 3 भाग माने जा सकते हैं। फर्स्ट, आर्केंटोन की छत का अग्रभाग शीर्ष के कुछ भागों का प्रेरण करता है, अतः इसे हेड इंडक्टर कहते हैं। इसे स्वयं 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अग्र मस्तिष्क, जिसमें मस्तिष्क, नेत्र और नासिका आता है, का प्रेरण करता है, तथा अग्र या आर्केनसिफेलिक इंडक्टर और फोर ब्रेन कहलाता है। दूसरा भाग पश्च मस्तिष्क का प्रेरण करता है, इसे पश्च मस्तिष्क प्रेरक या हाइंड ब्रेन इंडक्टर कहलाता है। सेकेंड है आर्केंटोन की छत का मध्य भाग स्पाइनल कॉर्ड या निकटस्थ संरचनाओं के प्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है, इसे हम स्पाइनोकॉर्डल इंडक्टर कहते हैं। थर्ड, आर्केंटोन की छत का पश्च भाग कुछ पूंछ वाले अंगों का प्रेरण करता है, इसे हम टेल इंडक्टर कहते हैं। तो इस प्रकार इंडक्शन में जो है एक प्रकार की कोशिकाएं दूसरे प्रकार की कोशिकाओं को ऑर्गन बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। अब है नेचर ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन की क्रिया को जान लेने के पश्चात ही आवश्यक है हम जाने कि प्रेरण की प्रकृति क्या है और इस प्रेरण के लिए प्रेरक ऊतक का जीवित रहना आवश्यक है। प्रेरण किसी भौतिक उद्दीपन के फलस्वरूप होता है या कोई रासायनिक इनके लिए आवश्यक है। यदि कोई रसायन ही प्रेरण करता है तो ये किस प्रकृति का है। तो उपरोक्त प्रश्नों का हल जानने के लिए बर्जमैन, स्पीमैन एंड मैनगोल्ड हाफरेटर ने कोरक रंध्र के ऊर्ध्वोष्ठ को विभिन्न प्रकार से नष्ट किया और उन्होंने पाया कि ऊपर वाले भाग को ऊर्ध्वोष्ठ को अल्कोहल या ईथर से उबालकर, सुखाकर या ठंडा कर भले ही कैसे भी नष्ट किया जाए, इस मृत ऊतक के प्रारंभिक गैस्ट्रोल में प्रतिरोपित करने पर भी प्रेरण प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अध्ययन से ये पाया गया कि प्रेरक ऊतक व अनुक्रिया ऊतक के बीच कोई कोशिकीय सेतु या संपर्क नहीं होता तथा इनके बीच इंटरस्पेस पाया जाता है। ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं कभी भी 500 एंगस्ट्रॉम से अधिक नहीं देखी गई। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इवेक्टर कोई रसायन है जिनकी गतिविधि के लिए प्रेरक ऊतक का जीवित होना आवश्यक नहीं है, ना ही प्रेरक व अनुक्रिय ऊतक से सीधे संपर्क की आवश्यकता है। तो प्रेरक या इंडक्शन पदार्थ रसायन है, ये जान लेने के पश्चात हमारी ये जानने की उत्सुकता होती है किस प्रकार का रसायन है। तो पहला रास्ता, इसको जानने के लिए 2 प्रकार के रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि हम अनेक ज्ञात रसायनों से प्रेरण प्रयोग करें। यदि कोई ज्ञात रसायन प्रेरण प्रभाव दिखाए, यानी इसके कारण एक्टोडर्म की कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजित हो जाए, तो ये माना जा सकता है कि प्रेरक रसायन संभवतः इस रसायन जैसे गुण या संरचना वाला होगा। द्वितीय मार्ग यह है कि हम किसी प्रकार प्रेरक ऊतक से इस रसायन को निकाल लें व इसकी प्रकृति जानें तथा इसे पहचानें। पहले मार्ग पर चलते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि बहुत ही विभिन्न प्रकार के रसायन एवं ऊतक प्रेरण दिखाते हैं। ये पाया गया कि प्रेरक ऊतक ही नहीं वरन स्वयं न्यूरल प्लेट भी प्रेरण कर सकती है। प्रयोगों से ये पाया गया कि पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ, डॉर्सल मेजोडर्म और यहाँ तक कि वयस्क के सभी अंगों जैसे वृक्क, यकृत, पेशी आदि की कोशिकाएं भी प्रेरण कर सकती हैं। इन समस्त असामान्य प्रेरकों को एबनॉर्मल इंडक्टर कहा गया है।
न्यूट के भ्रूण पर वयस्क के ऊतक ही नहीं वरन हाइड्रा, कीट, मत्स्य, सरीसृप, पक्षियों, स्तनियों के ऊतक पर भी प्रेरक प्रभाव डालते देखेंगे। ये पाया गया कि मिथाइलिन ब्लू के विलयन में रखने पर भी बिना संगठन के ही एक्टोडर्म उत्प्रेरित हो जाते हैं। इसके अलावा कैंसर कारक रसायन क्षारीय व अम्लीय विलयन भी प्रेरण कर सकते हैं। इस प्रकार इस रास्ते से प्रेरक रसायन की प्रकृति जानने में सफलता नहीं मिल सकी। उपरोक्त विधियों में सामान्य या प्राकृतिक प्रेरण नहीं देखा गया, अतः विभिन्न विधियों से प्रेरक रसायन को ढूंढ निकालने का कार्य किया गया। तो ज्ञात हुआ कि प्रेरक पदार्थ प्रोटीन व राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रेरण के लिए आवश्यक होते हैं, तो इनका उपचार है तोड़ने वाले एंजाइम एंडो राइबोन्यूक्लियस से करने पर प्रेरण की क्षमता समाप्त हो जानी चाहिए। प्रयोग में पाया गया कि उपचारित और नियंत्रित दोनों परिस्थितियों में प्रेरण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। दूसरे प्रयोग में प्रेरण करने वाले रसायन निष्कर्ष की प्रोटियोलिटिक एंजाइमों जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन से क्रिया करवाई गई। इस बार ये पाया गया कि निष्कर्षित रसायन को जितनी देर प्रोटीन में एंजाइम से क्रिया करवाई गई उसकी प्रेरण क्षमता उतनी ही कम होती जाती है। तो प्रयोगों से ये स्पष्ट होता है कि प्रेरक रसायन प्रोटीन है जो प्राकृतिक रूप से राइबोन्यूक्लिक अम्लों के साथ या उनके बिना पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे प्रयोग जो है इस इंडक्शन में कई साइंटिस्ट के द्वारा किए गए। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे इंडक्शन ही आगे हम जारी रखेंगे। थैंक यू।